वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला। और हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और 70 तक के हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है 71 से। तो देखिए 71 नंबर का न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है? अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए बी एंड सी एज अ रिएक्टेंट इज फाउंड टू ओबे द रेट लॉ आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई इंटू सी टू द पावर जेड। बराबर है। When concentration of A, B and C are double separately, the rate is also found to increase at 2, 0 and 4 times respectively. The overall order of reaction is. तो देखिए यहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसका कहना क्या है। तो a reaction involving A, B and C as a reactant found to obey the rate law K R is equal to K into A to the power X, B to the power Y into C to the power Z. When the concentration of A, B and C are double separately, हमने A, B, C का वन बाय वन क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। पहले A का डबल किया, B, C का कांस्टेंट रखा, फिर B का डबल किया, A एंड C का कांस्टेंट रखा, फिर C का डबल किया, A एंड B का कांस्टेंट रखा। मतलब एक बार हमने एक का एक कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। ऐसा करने के बाद हमने देखा कि रेट इज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीज 2 टाइम्स। जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दुगुना किया तो रेट कितना बढ़ गया? 2 गुना बढ़ गया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करने से रेट डबल हुआ, मतलब ए की पावर जरूर क्या होनी चाहिए? 1। जब मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। रेट इंक्रीजेस 0 टाइम्स, मतलब रेट बदला नहीं है, मतलब बी पर रेट डिपेंड भी नहीं है, मतलब बी की पावर क्या होनी चाहिए? 0 एंड 4 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। जब हमने सी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना तब बढ़ता है जब पावर कितनी होती है? 2। तो फिर रेट लॉ इस तरह का दिखाई देगा। तो x की पावर है 1, y की पावर है 0 एंड z की पावर है बच्चों 2। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑर्डर? 3। तो रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 3 होगी। तो इस तरह से अब हम बता सकते हैं। अब बार बार वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको भी आदत हो गई होगी कि कॉन्सेंट्रेशन दुगुना किया और रेट दुगुना हुआ तो पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन दुगुना किया और रेट 4 गुना बढ़ गया तो पावर 2। आपको भी आदत हो गई है, अब बार बार वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चों ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। बराबर है। 72 नंबर का सवाल है हमारा। देखिए क्या है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। अब हम बोलेंगे भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी यूनिट कैसे पूछा है? तो हमें एक शॉर्टकट मालूम है एनी nth ऑर्डर का के का यूनिट निकालने के लिए, और वो अपेक्षा रखते हैं कि बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए। तो हमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। बराबर है। अब हमें यूनिट ऑफ के निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। बराबर है। अब डीएम क्यूब की जगह पे उन्होंने लीटर लिया है तो यहाँ पे हम लीटर लेंगे। मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 2 यानी कितना है? -1 टाइम इनवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम बच्चों, तो मोल की पावर क्या आएगी? -1। लीटर की पावर कितनी आएगी? +1। -1 इंटू -1 क्या होगा? +1। बराबर है। एंड टाइम का यूनिट क्या है? -1 जो है वो है पर सेकंड पर मिनट जो भी होगा। तो हमें ऐसा यूनिट चाहिए। तो लीटर पर मोल पर सेकंड, तो दिस इज द यूनिट। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर बताइए है तो मोल की पावर क्या होगी? -1। क्योंकि ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? मोल की जो भी पावर होगी उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। इस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं। या फिर हमें ऑर्डर दिया है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो मोल की पावर होनी चाहिए और उसकी साइन क्या होनी चाहिए? माइनस। तो ऑर्डर 2 दी है तो 2 में से 1 माइनस करो तो मोल की पावर आएगी 1 और साइन क्या होगी? माइनस। इसलिए मोल टू द पावर -1 किधर है? तो मोल टू द पावर -1 इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? ये। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये तो बिना मतलब गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं, ये मेथड यूज की तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मुड़ते हैं हम, 73 नंबर के सवाल की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स ए टू बी, द रेट लॉ इज गिवन एज। अब जब रिएक्शन दी जाती है और रेट लॉ पूछा जाता है तो क्या करना? हमें तो मालूम है कि रेट लॉ सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है और यहाँ पे तो रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही नहीं, फिर भी रेट लॉ पूछे, आप क्या करें?
तो जब भी वो कभी कोई रिएक्शन देंगे और उसका रेट लॉ हमें पूछेंगे, हाँ उसके लिए रिएक्शन इमेजिनरी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होने चाहिए, बराबर है। जब एक आधी इमेजिनरी रिएक्शन दी जाएगी और उसका रेट लॉ पूछा जाएगा तो आपको हमेशा उस इमेजिनरी रिएक्शन को एलिमेंट्री समझ के क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो यू हैव टू कंसीडर दैट रिएक्शन एज अ एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री समझ के ही रेट लॉ लिख पाओगे, नहीं तो रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट के बिना मिलता नहीं है। अब उन्होंने रेट लॉ पूछा है तो हम इसको एलिमेंट्री समझेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे रिएक्टेंट पर रेट डिपेंडेंट होगा एंड हर एक की पावर कितनी होगी, उसके उसके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इतनी, इसलिए R इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 1। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ये लार्ज डी वाला, बराबर है। तो आंसर क्या होना चाहिए, लार्ज डी। तो इस तरह से सिंपल सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा तो ऐसे ही सवाल आए हुए हैं, आसान आसान। हम हार्ड के पीछे भागते हैं, जो नहीं आता उसके पीछे भागते हैं, और जो आता है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर जो इजी है उसकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। इसलिए जो इजी सवाल है, क्वेश्चंस है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं बच्चों, देखो 73 नंबर का हुआ है, 74 नंबर का चाहिए हमें। अब देखिए ये भी ऐसा ही है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी m, तो मोल पर डीएम क्यूब के जगह पे कैपिटल M रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी m यूनिट आर रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें k का यूनिट तो लर्नी है, उसको याद ही किया है हमने। k का यूनिट क्या है, k इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स। तो देखो फॉर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट पहले बताना है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बताएंगे हम, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स कहाँ है सबसे पहले, सेकंड इनवर्स यहाँ पे है और यहाँ पे है। आंसर सी और डी में से कोई तो भी एक हो सकता है। क्या पूछा है, जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है। जीरो ऑर्डर के लिए भी हमें मालूम है कि के का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब पर क्या है, सेकंड इनवर्स। रेट और के की यूनिट सेम होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन उसने क्या कहा है, मोलरिटी का इस्तेमाल करो। तो मोलरिटी का सिंबल है कैपिटल M, मोल पर डीएम क्यूब इज नथिंग बट यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट होना चाहिए, कहाँ पे है ये, सी में। तो सी इज कंफर्म। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आंसर कंफर्म कर सकते हैं। तो यूनिट हमें लर्नी है, कोई सवाल ही नहीं पता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, देखो अब ये भी आसानी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच रिएक्शन ट्वाइस NO plus O2 gives a twice NO2 is occurring is diminished to half, sorry diminished to 1/3 of its initial volume, the rate of reaction will increase by, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देख लिए एक बार हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं बराबर, मतलब हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश टू 1/3, ये बहुत ही की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। रिएक्शन दी हुई है ये, डिमिनिश टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय। अब ये जो एग्जांपल दिया है ये कहीं पे भी दिया नहीं है ऑर्डर के लिए हमारे किताब में, बराबर है। हमारे किताब में जो एग्जांपल दिए उनकी ही ऑर्डर हम सीना तान के बता सकते हैं, बाकी किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर बताने का हमें मतलब बताते नहीं आएगी, एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं हमने तो क्या बताएंगे। तो ये रिएक्शन है, उसको हम सीधा सीधा एलिमेंट्री समझेंगे, और एलिमेंट्री समझेंगे तो इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब मैंने रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम एकदम से 1/3 किया। वॉल्यूम जब 1/3 होता है, वॉल्यूम जब 1/3 होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, 3 गुना बढ़ जाता है, बराबर है। जब वॉल्यूम 1/3 होता है तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाता है। तो देखो पहले वॉल्यूम V था तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब मैंने वॉल्यूम को 1/3 किया तो C क्या हो गया, 3/V हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया। तो व्हेन वॉल्यूम इज डिमिनिश्ड टू 1/3 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस 3 टाइम। तो जब कॉन्सेंट्रेशन इतना था तब रेट कितना था, R2। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 1/3 हुआ तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ेगा, O2 का भी और NO का भी। तो हम इस नंबर को बाहर निकालेंगे, 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO to the power 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 to the power 1। ये क्या है अपना R1 है, तो 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 यानी कितना है, 3 to the power 3 टाइम्स R1। तो 3 to the power 3 की हमें वैल्यू मालूम है बच्चों, कितने हैं, 27, बराबर है। 3 to the power 3 कितना होता है, 27, इसलिए आंसर क्या है ये। तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको ऑर्डर मालूम होनी चाहिए, और आपको किस रिएक्शन की ऑर्डर मालूम होनी चाहिए? जो एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल दिए है उनकी ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड की किताब में जो ऑर्डर दिए उनकी एक ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए। जो एग्जाम्पल दिए उनकी ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी रिएक्शन की ऑर्डर आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चों, ये याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये असर्शन एंड रीजन टाइप का सवाल है। ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जाते, लेकिन है तो हम भी देख लेते हैं, हमारा भी नॉलेज बढ़ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या है हमें पता तो चलेगा। असर्शन क्या है? द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन m मोल ऑफ A प्लस n मोल ऑफ B प्लस p मोल ऑफ C गिव्स, आगे देखो क्या दिखा है, गिव्स m डैश मोल ऑफ X, n डैश मोल ऑफ Y एंड p डैश मोल ऑफ Z. Obeys the rate expression as minus dx by dt is equal to k into a to the power m into b to the power n. तो यहाँ पे ये माइनस डी एक्स बाई डी टी के जगह पे उन्होंने क्या देना चाहिए था? आर देना चाहिए था। आर देते तो फिर आंसर हमारा भी क्या आता? ए आ जाता। बराबर है, हमारा भी आंसर क्या आता? ए। अब माइनस डी एक्स बाई डी टी, भाई जो एक्स प्रोडक्ट है तो उसके सामने माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, तो जाहिर है कि उन्होंने माइनस डी एक्स बाई डी टी रेट के लिए यूज किया जाता है, तो वही यूज किया है उन्होंने, तो यहाँ पे करेक्शन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 77 नंबर का सवाल है। अब थोड़ा सा हमें स्क्रीन को मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से देख सके, पूरे सवाल को पढ़ सके ऑप्शन के साथ। तो क्या है सवाल? द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन एज। तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड की रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन को हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस ट्वाइस ICl gives ट्वाइस HCl प्लस I2. द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, मतलब वो H2 के साथ भी फर्स्ट ऑर्डर एंड ICl के साथ भी क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर है। फॉलोइंग मैकेनिज्म वेयर प्रपोज। मैकेनिज्म ए है H2 प्लस ट्वाइस ICl gives ट्वाइस HCl प्लस I2, मतलब ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म सजेस्ट किया है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। H2 plus ICl gives HCl plus HI slow, HI plus ICl gives HCl plus I2 fast. Which of the above mechanism can be consistent with the given information about the reaction? अब देखिए बच्चों, उन्होंने कहा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू ICl। अब जाहिर है कि रेट लॉ हमने तैयार किया होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एलिमेंट्री होती है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से मिलता है, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही क्या होते हैं? पावर। तो हमें ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिसमें H2 और ICl रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में चाहिए, स्लो स्टेप में चाहिए, और दोनों का कोएफिशिएंट कितना चाहिए? 1 1। तो देखो H2 एंड ICl हमें स्लो स्टेप में चाहिए, तो यहाँ पे स्लो फास्ट कुछ है नहीं, यहाँ पे H2 और ट्वाइस है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका ICl का पावर क्या आता बच्चों? 2, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पावर उतनी होती है जितनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इन्होंने तो कहा था ICl की पावर 1 है, 2 नहीं है, मतलब ये वाला मैकेनिज्म सुटेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहली स्लो स्टेप दी है, यहाँ पे H2 का भी एक मॉलिक्यूल है और ICl का भी एक मॉलिक्यूल है। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री स्टेप का रेट लॉ कैसे मिलता है? जस्ट बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। H2 की भी पावर 1 एंड ICl की भी पावर 1, तो दिस मैकेनिज्म हमारे गिवन डाटो को सपोर्ट करता है, इसलिए सेकंड मैकेनिज्म इज करेक्ट। तो बी ओनली, तो हमारा आंसर क्या होगा? लाजरी। ये जो पहला मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ICl की पावर निश्चित क्या आती? 2 आती, लेकिन हमें ऑर्डर ICl की क्या बताइए? 1, मतलब ये मैकेनिज्म सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। प्रेडिक्ट द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। रिएक्शन क्या है? ट्वाइस A प्लस B गिव्स C प्लस थ्राइस D, बराबर है। तो ये हमें रिएक्शन दी है ट्वाइस A प्लस B गिव्स C प्लस थ्राइस D। अब यहाँ पे A और B दोनों ही दिए हैं, मोलरिटी दी है, तो देखो यहाँ फर्स्ट और थर्ड में A का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। B का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दुगना हो चुका है। कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट एंड बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B व्हाट हैपन्स? रेट क्वाड्रुपल्स। रेट कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब B की पावर क्या होनी चाहिए? 2, बराबर है। अब A को B को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे B कांस्टेंट है और यहाँ पे ये क्या हो गया? डबल हो गया।
ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट क्या होगा, डबल हो गया, मतलब ए की पावर क्या होनी चाहिए, 1। मतलब रेट लॉ में ए की पावर 1 चाहिए एंड बी की पावर 2 चाहिए। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो ये दिखने में बड़े दिखते लेकिन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है वो हमें ढूंढना है। इसके लिए हमें स्लाइड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सकते हो, इसे आसानी से रीड कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ढूंढना है। H2 plus Br2 gives twice HBr, and H4NO3 gives N2 plus thrice H2. H2 plus Cl2 in presence of sunlight gives twice HCl, and ester दिया हुआ है NOH के साथ CH3CONA वाटर तैयार हो रहा है, बराबर है। अब H2 plus Br2 gives twice HBr, ये एग्जाम्पल हमने देखा है रिएक्शन विथ नो ऑर्डर के साथ। ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। H2 plus Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के प्रेजेंस में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल के नीचे देखा है। ये जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है भाई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज सेकंड ऑर्डर। तो ये जानकारी इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिलेटेड टू, मॉलिक्युलरिटी किसके साथ रिलेटेड रहेगी। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं मॉलिक्युलरिटी किसके साथ रिलेट होगी। तो पहला है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है भाई। स्टैचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन अंडर विच रिएक्शन रन्स, ऑल ऑफ दीज। तो देखो ऑर्डर कंडीशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंडेंट है, कंडीशन बदलते तो ऑर्डर बदलती है लेकिन मॉलिक्युलरिटी नहीं बदलती, क्योंकि गिवन रिएक्शन के लिए एक ही मैकेनिज्म हो सकता है, एक ही मैकेनिज्म मोस्ट प्रोबेबल होता है। तो बाय चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन वी कांट चेंज मॉलिक्युलरिटी, मतलब मॉलिक्युलरिटी को चेंज करना क्या है, गलत बात है। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन से वो रिलेटेड नहीं रहती, कोई संबंध नहीं है, दोनों टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। स्टैचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, स्टैचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंडेंट है क्या, देखो यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट बराबर नहीं दिया। स्टैचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा चाहिए था, तो अब हम फटाक से आंसर भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते, बराबर है। तो ये यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो हम आंसर बी सिलेक्ट करते हैं, नहीं दिया है अब मानेंगे हम, तो थोड़ा सा हमें समझदार बनना पड़ेगा। स्टैचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा, बी। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, ये ए और सी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तरफ जाते हैं, स्लाइड की तरफ। देखो क्या कहता है, फॉर रिएक्शन ट्वाइस PS3 गिव्स ट्वाइस P प्लस थ्राइस H2, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन एट हाई प्रेशर इज। तो हमने ये एग्जाम्पल ही देखा है, बराबर है। Decomposition of gaseous reaction which occur in presence of solid catalyst under high pressure is the example of zero order reaction। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है बच्चों, डेफिनेटली रहता है। कैटलिस्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है एंड कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है, इसलिए आंसर क्या होगा, लार्ज डी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे सवाल आसान भी होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, कुछ भी हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए आंसर क्या है, लार्ज डी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 84 नंबर का, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 सेकंड। तो T1 पर हमें रेट दिया हुआ है एंड T2 पर भी हमें क्या दिया है, एक दूसरा रेट दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 सेकंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 20 सेकंड। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, तो हाफ लाइफ पीरियड पूछा है हमें, R1 दिया है एट T1, R2 दिया है एट T2 एंड पूछा है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमें K निकालना पड़ेगा। अब T1 एंड R1 से, T2 एंड R2 से हम K कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें एक फार्मूला याद है बच्चों, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू log टू द बेस 10 A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2।
ये फार्मूला हमें मालूम है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, के निकालेंगे। तो 2.303 अपॉन T2 है 20, T1 है 10 इंटू log टू द बेस 10। a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0.04 एंड a माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0.03। अब आप बोलेंगे सर आपको a माइनस x1 एंड a माइनस x2 की तो वैल्यू दी नहीं है, रेट की वैल्यू दी है, तो रेट की वैल्यू आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे कैसे डाली? तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वहाँ पर मैं R की वैल्यू डाल सकता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो जहाँ जहाँ ये होगा, जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, R की वैल्यू डाल सकता हूँ। इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x1 की जगह पे R1 की वैल्यू डाल दी और a माइनस x2 की जगह पे R2 की वैल्यू डाल दी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 20 माइनस 10 कितना आता है 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4/3 बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है 0.2303 इंटू लॉग ऑफ 1.33। अब लॉग ऑफ 1.33 आपको मालूम है, देख सकते हैं लॉग ऑफ 1.33 एंड इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 0.0287। ये कितना आता है 0.0287। अब k की वैल्यू मिल गई हमें, k की वैल्यू मिल गई 0.0287। तो अब हमें टी हाफ की भी वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 0.693 अपॉन 0.0287 और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई 24 सेकंड के आसपास। इसलिए आंसर क्या है 24.1। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट्स हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब हमें टी 30% गिवन है, दिया हुआ है 30 मिनट और हमें टी 50% क्या करना है, निकालना है। तो टी 30 एंड टी 50% के बीच में अगर हमें रिलेशन मालूम होता तो आंसर आ जाता। तो एक हमें फार्मूला मैंने बताया आपको, टी 30% इज इक्वल टू क्या है 0.5146 इंटू टी 50%, बराबर है। तो टी 50% इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको लर्न ही करना पड़ेगा बच्चों, टी 30% इज इक्वल टू क्या है 0.5146 टाइम्स टी 50। तो टी 50 इज इक्वल टू क्या आएगा टी 30 अपॉन कितना रहा है 0.5146। अब टी 30 की वैल्यू कितनी है 30 मिनट्स एंड ये 0.5146 है। 0.5146 का हमें टेबल मालूम नहीं है तो हम 0.5146 को 0.5 तो समझ सकते हैं, 0.5 समझ सकते हैं एंड 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ एंड ये कितना होगा 2 ऊपर जाएगा तो 60, मतलब आंसर क्या चाहिए 60 के आसपास चाहिए। तो आंसर कौन है सेकंड बी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हमने टी 75, टी 87.5, टी 90%, टी 99% के लिए टी हाफ के टर्म में फार्मूले देखे, वैसा ये टी 30% वाला फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो लगभग टी 30% क्या होता है, आधा होता है टी हाफ के, लगभग इतना याद रखो कि टी 30% क्या होता है, आधा होता है टी हाफ के, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये रिलेशन अगर याद रखोगे तो फिर आपको ये सवाल सॉल्व करते आएगा। हो सकता है आपको ये सवाल आए तो ये रिलेशन लर्न होना चाहिए। तो टी 30% इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.5146 टाइम्स टी 50। तो हमें टी 50 की वैल्यू मिल जाएगी, वो 60 के आसपास आएगी और 60 के करीब कौन है, एक ही ऑप्शन है सेकंड बी, आंसर इज सेकंड बी, बराबर है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो है द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। एक किसकी वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, और एक किसकी वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, मोल पर लीटर पर मिनट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देखा तो हमें पता चला कि रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की है, बराबर है। रेट कांस्टेंट का यूनिट जब हमने देखा तो क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है और हमें हाफ लाइफ पीरियड पूछा है। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है भाई, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K, बराबर है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, A0/2K। तो A0 की वैल्यू कितनी है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻², बराबर है 2 × K की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1/4 इंटू 10⁻⁻, ये -3 ऊपर जाएंगे बच्चों तो +3 हो जाएंगे तो क्या आएगा +1, मतलब 0.25 इंटू 10⁻1 मतलब कितना आएगा 2.5। तो
तो आंसर कितना आना चाहिए 2.5 मिनट्स आ गए। 2.5 मिनट्स आ गए क्योंकि वैल्यू किस में थी, के की मिनट में। तो 2.5 मिनट्स यानी कितने सेकंड होते हैं भाई, 150 सेकंड्स होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑर्डर पहचाननी पड़ेगी। तो हमने जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन देखा और के का वैल्यू देखा तो आपको आदत डालनी पड़ेगी के साथ उसका यूनिट भी देखने की। जैसे मैंने के की वैल्यू के साथ यूनिट देखा तो मुझे पता चला कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर के लिए टी आप का फार्मूला क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ट्वाइस के। फिर इसमें मैंने वैल्यूज रखी और आंसर जो मिला के की वैल्यू पर मिनट में है तो हमें आंसर मिनट में मिलेगा। उस मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया 150 सेकंड, इसलिए आंसर इज सेकंड भी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम मुड़ते हैं। तो देखो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज विल बी लेफ्ट ओवर आफ्टर 240 मिनट्स। तो 240 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा हमें ये कैलकुलेट करना है बच्चों, बराबर है। तो हमारे पास AT का फार्मूला है, AT इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टी हाफ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टी हाफ। तो यानी कि वैल्यू कितनी है, गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। गिवन टाइम कितने का है बच्चों, 240 मिनट का। टी हाफ कितने का है, 60 मिनट का। तो यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 4। तो AT की वैल्यू आ जाएगी। तो AT इज इक्वल टू, परसेंटेज पूछा है तो हमें A0 की वैल्यू कितनी लेंगे, 100। परसेंटेज पूछा तो A0 की वैल्यू 100 लेंगे। फ्रैक्शन पूछा होता तो A0 की वैल्यू 1 लेते। 2 टू द पावर 4। अब 100 अपॉन 2 टू द पावर 4 मतलब कितना होता है भाई, 2 टू द पावर 4 16 आता है, बराबर है। कितना आएगा आंसर है 100 अपॉन 16, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो आंसर क्या आएगा रे, ए आएगा। तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाएंगे। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 80% ऑफ द रिएक्टेंट at an instant was reduced to 8% in 4606 second. The rate constant of the reaction is, तो हमें K पूछा गया है। तो गिवन क्या है बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि एक इंस्टेंट पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, 80% था। और वो 80% से कितना हो गया है, 8% हो गया। कॉन्सेंट्रेशन पहले 80% था, अब कितना था, 8%। अब ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, तो 80% को हम 100% मान लेंगे। तो 80 को 100 मानेंगे तो 8 को क्या मानना पड़ेगा, 10, बराबर है। 80 को 100 मानेंगे तो 8 को क्या बोलना पड़ेगा, 10। मतलब कॉन्सेंट्रेशन 80% पे था, अब वो 8% पे आ गया। तो 80 का 8% हो गया तो 100 का कितना हो जाएगा, 10। मतलब कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, 90% ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बराबर है। तो 80% ये अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, 8% हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो 80% से रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 8% पे आया है, मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं, 90%। ये जो परसेंटेज दिए वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दिए हैं। तो 80% से हमने स्टार्ट किया था, 8% पे आके रुके। 80% से स्टार्ट किया था, 8% पे आके रुके, मतलब कितना रिएक्ट हो चुका है, 80% में से सिर्फ 8 बचे हैं, मतलब 80 का 10% बचा है, मतलब 80 का 90% रिएक्ट हो चुका है। तो ये जो है 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए समय कितना लगा, 4606 सेकंड। T90% हमें मिल गया तो टी हाफ मिल जाएगा, और टी हाफ मिल जाएगा तो के मिल जाएगा। तो T90% का फार्मूला हम सब बच्चों को मालूम है, कितना है, 3.33 टाइम्स टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T90 अपॉन 3.33। तो T90 है 4606 अपॉन 3.33। अब सिंप्लिसिटी मेंटेन करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 बचा 1, 16 बचते। 3 5 जा 15 बचा 1, 10 बचते। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 1532 ऐसा कुछ तो भी सेकंड में टाइम आएगा। तो 1532 सेकंड ये टी हाफ है। अब के का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 0.693 अपॉन टी हाफ। अब 0.693 को मैं 0.70 लिख सकता हूँ, 69 को 70 समझ सकता हूँ, यानी 1532 को मैं 1500 समझ लूंगा। तो 70 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड 1500 को मैं कैसे लिखूंगा, 15 इंटू 10 टू द पावर +2। अब ये कितना आएगा भाई, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, बचे कितने हैं 10।
10 बचे हैं, तो 15 6 90, 15 6 90, 4.66। ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 4.66 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 10 की पावर -4 है। तो कहाँ 10 की पावर -4 है? ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन लास्ट डी में। मैग्नीट्यूड किसके करीब चाहिए? 4.66 आया हमारा आंसर, तो मैग्नीट्यूड किसके करीब चाहिए? तो 3.33 को बच्चों मैंने 3 समझा है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया है, बराबर है। तो 3.33 को 3 समझा है, तो डिनोमिनेटर को कम किया है, तो आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा ज़्यादा, 4060 को यहाँ पे हमने 0.693 को भी तो 70, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, मतलब आंसर क्या चाहिए? 4.66 के आसपास ही, मतलब आंसर चाहिए लास्ट डी, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। आप एक्यूरेटली करके देखो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of the reactant decreases from 0.6 molar to 0.3 molar in 30 minutes. The time taken for concentration change from 0.1 molar to 0.025 molar. रिएक्शन सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बदल दिए। अब 0.6 मोलार से कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलार होने के लिए समय कितना लगा है? 30 मिनट। 0.6 का 0.3 आधा है, मतलब एक किसकी वैल्यू होगी रे? टी हाफ की। तो टी हाफ 30 मिनट है। अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, तो हमें 0.1 से जाना है, तो 0.1 से जाना है तो 0.05 के लिए कितना लगेगा? 30 मिनट। एंड 0.05 से 0.025 के लिए कितना लगेगा? और 30 मिनट, मतलब कितना समय लगा? 60 मिनट। तो आंसर इज 60 मिनट। तो 0.6 का 0.3 हुआ, मतलब आधा हुआ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये टी हाफ का टाइम है। टी हाफ की वैल्यू 30 मिनट है, तो 0.1 का 0.05 होने के लिए एक टी हाफ एंड 0.05 का 0.025 होने के लिए और एक टी हाफ, मतलब 2 टी हाफ लगेंगे। तो 2 टी हाफ की वैल्यू कितने आएंगे? 60। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं।